हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट जो लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक उसको स्टार्ट किए हैं। उसके ऑलरेडी 3 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं, पार्ट 1 में हो चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अब जो नेक्स्ट उसमें 1 से लेकर 3rd तक क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी थी। अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग 4th स्टार्ट करेंगे। 4th क्वेश्चन में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे ये लेसन से वो दिखाया गया है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, 7। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी हुई, हमको इसका निगेशन लिखना है। स्टेटमेंट का निगेशन वर्डिंग में अगर स्टेटमेंट दी है तो वर्डिंग्स में ही लिखना रहेगा, ये याद रखना। हाँ, क्या है? एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। निगेशन अगर स्टेटमेंट का पूछा है तो हमको स्टेटमेंट का निगेशन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं इसका, निगेशन अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का वो क्या है? एन एंगल इज राइट एंगल। तो हम लोग इसको P कंसिडर करेंगे। इफ एंड ओनली इफ के बाद है इट इज ऑफ मेजर 90, इसको Q कंसिडर करेंगे। तो यहां पर लेते हैं हम लोग लेट P एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये हो गया P। उसके बाद Q लेंगे, एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली इफ है तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P डबल इम्प्लीकेशन Q। P फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Q। अब हमको करने क्या बोला है? निगेशन। तो निगेशन लगा देते। तो ये निगेशन क्या आएगा इसका? निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q। अब हमको पहले ये जो हमारा निगेशन है डबल इम्प्लीकेशन का, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, उसको सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पे निगेशन पहले तो ये डबल इम्प्लीकेशन, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। डबल इम्प्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है? P इम्प्लाइज Q देन Q इम्प्लाइज P। इसका यही मीनिंग होता है ना, मतलब P टू Q गए और Q से P पर भी जा सकते हैं। तो निगेशन को यहाँ बाहर रखते हैं, पहले इसको लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, डबल एरो को सिंगल टाइप से कर देंगे, एंड Q इम्प्लाइज P। ये इस तरह से हो गया। उसके बाद निगेशन से ब्रैकेट ओपन होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो निगेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्रैकेट को मिलेगा। जो एंड है हम लोग को मालूम है, जब निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो एंड का और का एंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एंड को और बना देंगे। तो ये हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज Q और निगेशन Q इम्प्लाइज P। अब निगेशन किस पे अप्लाई हो रहा है? इम्प्लीकेशन पे। तो इसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, याद कर लेना। निगेशन कैसे होता है? लिखेंगे P एंड निगेशन Q। P है जो फर्स्ट है उसको ऐसे ही लिखना है, इम्प्लीकेशन को क्या करना है? एंड बनाना है, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसके ऊपर निगेशन लगाना है। हर बार ऐसे ही करेंगे। अब इसके ऊपर भी देखो, ये हो गया, बीच में और आ गया। फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा। फर्स्ट यहाँ पे कौन है? Q। इम्प्लीकेशन का एंड बनेगा और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर आएगा निगेशन। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है, मतलब सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको अब वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? जैसा ये दिया है उसी को फॉलो कर लेते। कैसे? देखो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी चलेगा। पहले आया है P। P का मतलब क्या था? एन एंगल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एन एंगल इज अ राइट एंगल। उसके बाद ये एंड है ना, तो एंड का मतलब एंड लिख दिए। उसके बाद निगेशन Q, निगेशन Q और निगेशन Q क्या हो जाएगा? एन एंगल इज ऑफ मेजर 90। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नॉट मेजर 90। तो यहाँ पे आएगा एन एंगल इज नॉट ऑफ मेजर 90। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। उसके बाद बीच में लगा दो और का मतलब ये और लगा दिए। सेम अब सेकंड ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे Q का मतलब क्या है? एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। एन एंगल इज ऑफ मेजर
90 डिग्री। उसके बाद बीच में क्या आया है यहाँ पर एंड, तो हम लोग लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद निगेशन पी, निगेशन का पी का मतलब क्या हुआ, एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, क्योंकि निगेशन पी है। एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हुई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखो इस तरह से हमको इतना सॉल्व करना पड़ा। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बस इधर तक लिख के और छोड़ दिए, 3 मार्क्स तो सॉल्व करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान दो, इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत क्योंकि सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तीनों का, 1-1 मार्क्स के लिए तीनों। देखो A B C इस तरह से करना है इसको, ठीक है, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो जो फर्स्ट है उसमें क्या है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। तो मिल्क इज व्हाइट को पी ले लेते, लिखेंगे लेट पी, मिल्क इज व्हाइट, ये पी हो गया। उसके बाद क्यू लेंगे, नॉट कभी भी स्टेटमेंट में नहीं काउंट होता है, हाँ, तो स्काई इज ब्लू आएगा, द स्काई इज ब्लू। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बोला है, लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या आएगा, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट का मतलब क्या हो गया पी। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ है, मतलब डबल इम्प्लीकेशन, स्काई इज नॉट ब्लू, स्काई इज ब्लू को लिए थे क्यू, नॉट ब्लू को क्या लेंगे, निगेशन क्यू। सेकंड का बी, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, तो हम लोग कुतुब मीनार इज इन दिल्ली को पी ले लेते हैं, लिखेंगे लेट पी, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। और क्यू क्या लेंगे, ताजमहल इज इन आगरा, क्यू ताजमहल इज इन आगरा। अब इसका हमको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो ये इफ देन है, मतलब क्या आएगा, इम्प्लीकेशन, तो ये आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, ऐसा लिख देती हूँ मैं आगे शॉर्ट में, P इम्प्लाइज Q। इतना ही करना था। अब इसका C देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब ध्यान दो, इवन दो का भी छोड़ देते हैं, इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज क्लाउडी हमारा P हो जाएगा। बोली ना मैं, नॉट कभी भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता, वो निगेशन में आ जाता है। तो इट इज क्लाउडी को P ले लेते, इट इज स्टिल रेनिंग को Q ले लेते, तो ये आ जाएगा लेट P, इट इज क्लाउडी, Q इट इज स्टिल रेनिंग। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो इवन दो, अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ना एंड है ना और है, कुछ नहीं है। तो जो इवन दो है, एंड के लिए क्या यूज करते हैं, एंड के लिए ये ऐसा यूज होता है, और के लिए ऐसा ये यूज होता है, और फिर इफ देन इम्प्लीकेशन, वो नहीं क्या सिंगल और डबल एरो यूज होती है। अब आ गया यहाँ पे इवन दो, तो और के लिए सिर्फ और यूज होगा, और के लिए सिर्फ और यूज होता है। उसके अलावा अगर कुछ और आए, जैसे कि इवन दो आ गया है, बट आ गया है, क्या इवन दो का यहाँ पर लिख देती हूँ, बट, स्टिल, मोर ओवर, इवन दो, येट, ऐसा कुछ आता है, तो वो सब के सब कहाँ पे आएंगे, एंड में आएंगे। तो ये जो इवन दो है, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, एंड। और के लिए सिर्फ और यूज होगा, बाकी जितने भी आते हैं इसके बाद वो सब किस में आते हैं, एंड में आते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, इट इज नॉट क्लाउडी यानी निगेशन P, एंड इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग के लिए क्या यूज किए, Q। तो ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंसेस डिफाइन ऑन कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, ये रियल भी, कैपिटल R भी लिख के आ सकता है, N भी आ सकता है, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या करना है हमको, क्वांटिफायर यूज करना है। तो क्वांटिफायर हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो दिखा है कि 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर ऑल यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं
फॉर ऑल मतलब सारी वैल्यूज के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट के लिए यूज होता है। तो ये और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर ऑल यानी जब कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टेटमेंट अगर सारी की सारी नेचुरल वैल्यू के लिए यूज होती है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? वो नंबर जो 1 2 3 4 ये सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। नेचुरल और रियल में क्या डिफरेंस आ जाता है? जीरो का आ जाता है। अगर ये बोल देता फॉर ऑन रियल तो यहाँ पे मैं जीरो भी लिखती, ठीक है। तो फॉर ऑल जब बोलेगा यानी सारे नंबर्स आने चाहिए नेचुरल के लिए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। और देयर एग्जिस्ट मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू तो आनी चाहिए। 1 2 3 4 भी अगर आती है तो हम लोग देयर एग्जिस्ट यूज करें। फॉर ऑल में अगर एक वैल्यू भी छूट गई, जैसे अगर ये कोई भी स्टेटमेंट अगर 2 3 4 5 के लिए ट्रू है, 1 नहीं आया तो हम लोग फॉर ऑल यूज नहीं कर सकते। फॉर ऑल का मतलब होता है सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होना जरूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोग को। फर्स्ट है एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन स्क्वायर, एन कहां से आया? नेचुरल में से। एन एक नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हुआ है? 1 से हुआ है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इक्वल हो गया मतलब चलेगा। अब लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। 3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली 4 5 6 सबका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। यानी यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? फॉर ऑल यूज होगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, बस लिखना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये n कहां से लिया जा रहा है? नेचुरल से लिया जा रहा है। सच दैट लिखना है इसमें, सच दैट, ये हटा देते हैं यहां से, सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जो हमारे स्टेटमेंट है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो लिखेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बस इतना ही सोल्यूशन था। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला है 3x माइनस 4 लेस देन 9। अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू 9 से लेस होती है। वो चेक करने के बाद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से? साइड में कर रही हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन हमको लिखना नहीं है सोल्यूशन में। तो ये लिखेंगे 3x लेस देन 9 प्लस 4, इधर गया 3x लेस देन कितना हो गया? 13, x लेस देन 13 अपॉन 3, तो x लेस देन कितना आ जाएगा? ये 4.3। मतलब जो x की वैल्यू है कुछ 4.3 से लेस होनी चाहिए। तो अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं तो वही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 4.3 से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 4.3 से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4। और उसके बाद सारी वैल्यूज क्या आ जाती है? बड़ी हो जाती है। यानी x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, देखो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये लेस देन 9 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो इस तरह से मतलब हमको यानी 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आती है। यानी ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? यहाँ पर नहीं आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे? देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे। तो लिखेंगे सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, की शॉर्ट में लिखी मैं सच दैट क्या 3x माइनस 4 लेस देन 9, और फिर यहाँ पे वही दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी चेक करेंगे। सी में क्या है? y प्लस 4 ग्रेटर देन 6। इसको यहाँ पे 4 को यहाँ ला लो। y ग्रेटर देन 6 माइनस 4, तो y ग्रेटर देन 2। तो y जो वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज आ जाएगी ना। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो 2 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है? आगे की सारी वैल्यूज है, ठीक है। यानी 1 और 2 अगर रखेंगे y की जगह पे तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसका आंसर नहीं, 1 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता। यानी ये 2 वैल्यूज यहाँ पे छूट गई है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से फॉर ऑल यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज करेंगे? देयर एग्जिस्ट। एक वैल्यू भी छूट गई तो देयर एग्जिस्ट यूज होगा। देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n नहीं सॉरी y आएगा। y बिलोंग्स टू n सच दैट, जो भी है ना ये
इसको ही रखेंगे, यहाँ पे भी n नहीं आएगा, x आएगा। ठीक है, जो भी हमारा अल्फाबेट दिया हुआ वही यूज करेंगे हम। सच दैट y + 4 > 6, फिर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, टेबल बनाना आता ही है 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस तो करके ही रखना है। क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। टेबल बनाना है, इसमें टेबल बनाने के कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा आ जाता है प्रिपेयर ट्रूथ टेबल, ऐसा बोल देगा तो भी टेबल ही बनाना है। ऐसा लिख दिया, ये बताओ ये तीनों में से क्या आएगा वो बताओ, तो भी टेबल ही बनाना है। और एक वो इक्विवेलेंस आता है, उसमें भी टेबल ही बनाना है। तो टेबल वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो टेबल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो ये पैटर्न जो हमारा दिया है, हमको इसको चेक करना है, ये टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। और एक बात और कि टेबल में कितने रो और कितने कॉलम आएंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है जानना। रो और कॉलम कैसे डिसाइड होते हैं, रो और कॉलम ध्यान दो। रो डिसाइड होती है, यहाँ पर देखो कितने पैटर्न्स दिए हुए हैं हमारे पास, सॉरी कितने स्टेटमेंट है इसमें, पी क्यू, 2 ही स्टेटमेंट है। पी क्यू ना, आर भी होता तो हम लोग 3 बोलते हैं उसको, तो पी क्यू 2 ही स्टेटमेंट है, तो उसको लेते हैं एन। और कितने कनेक्टिव्स यूज हुए, कनेक्टिव यूज कितने हुए हैं इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 इस तरह से यूज हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, m = 5 एक्चुअली 6 यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, m = 6। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वैल्यू लिख दी जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे 2n, ये आता है रो का फॉर्मूला। तो कितना है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 कितनी हो जाएगी, ये 4, यानी कितने रो आने वाले, 4 रो आने वाली है। और कॉलम देखेंगे 8 कॉलम आ जाएगा इसमें। चलो तो टेबल बनाती हूँ मैं इस तरह से, इसका क्या क्या लिखा जाएगा उस पर ध्यान देंगे। P आएगा, PQ आएगा, और क्या दिखाई दे रहा है, निगेशन P दिखाई दे रहा है, निगेशन Q दिखाई दे रहा है, निगेशन P आएगा, निगेशन Q आएगा, ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, P एंड निगेशन Q है, तो हम लोग लिखेंगे P एंड निगेशन Q, ये हो गया। नेक्स्ट ये, अब देखो अगर मुझे इन दोनों का इम्प्लीकेशन निकालना है तो पहले दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, P एंड निगेशन Q, और उसके बाद ये आएगा, क्या लिखेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ही हम लोग उसका इम्प्लीकेशन कर पाएंगे ना। तो आगे इम्प्लीकेशन P एंड निगेशन Q implies निगेशन P एंड निगेशन Q। रो कितनी आएगी, 4, रो कितनी आएगी, 4 रो का मतलब 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है। कई बार 8 आता है, तो 8 में क्या करना रहता है, 4 बार T और 4 बार, वो बड़ा टेबल बनता है उसमें, यहाँ छोटा ऐसा बन जाएगा टेबल। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, P को 2 बार T करेंगे और फिर P को में 2 बार F करेंगे। तो ये 4 रो हुआ ना, 1 2 3 4, ये रो था। अगर ये 8 आता तो 4 बार T 4 बार F लिखते थे, Q में 1 बार T 1 बार F। निगेशन P का निगेशन कर दो, T को F कर दो, F को T कर दो, तो 2 बार F फिर 2 बार T। निगेशन Q करेंगे, ये F T हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखते हैं P एंड निगेशन Q, कहां पर है, ये P है, ये P है और ये निगेशन Q है। इनके बीच में क्या निकालना है हमको, एंड निकालना है। एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए, तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये हो गया F, दोनों ट्रू है तो आएगा T, F, एक T और एक F है तो क्या आएगा F। नेक्स्ट क्या निकालना है, निगेशन P एंड निगेशन Q निकालना है। तो निगेशन P का इधर है, निगेशन Q इधर है, उनके बीच में एंड निकालनी। एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, F। ये दोनों ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आएगा F, ये दोनों भी ट्रू नहीं है तो ये आ जाएगा F, ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे आएगा T।
ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये दोनों यानी ये और ये, इनके बीच में क्या निकालनी है हमको? इम्प्लीकेशन निकालनी। इम्प्लीकेशन, हाँ, तो ध्यान दो, इम्प्लीकेशन में सिर्फ एक वैल्यू एफ होती है, बाकी सारी वैल्यू टी होती है। तो वो वैल्यू याद रखनी कब? जब इम्प्लीकेशन ऐसा आता है टी इम्प्लाइज एफ, तो आंसर आता है एफ, अदरवाइज हमेशा टी होता है। ठीक है, टी एफ एफ ऐसा रीड करना है इसको। देखो टी एफ मिला तो इसका आंसर आएगा एफ, और कहीं है क्या? ये एफ एफ है तो ये आएगा टी, ये एफ एफ है तो ये आएगा टी, एफ टी भी आएगा टी। इम्प्लीकेशन में सिर्फ एक वैल्यू आती है एफ, और वो कौन सी होती है? कहां गई वो वैल्यू? टी एफ, यहां पे मैं लिख के बताई हूं, टी एफ, टी इम्प्लाइज एफ क्या होता है? एफ होता है, अदरवाइज सारी वैल्यूज जो उसमें टी लिखी जाती है। तो हम लोग को चेक करना था ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि टॉटोलॉजी की कॉन्टिजेंसी। टॉटोलॉजी का मतलब कि जो लास्ट कॉलम, मतलब जो आंसर है वो पूरा टी होना चाहिए। तो पूरा टी है क्या? नहीं, एक एफ आ चुका है इसमें, तो ये टॉटोलॉजी तो नहीं हो सकता। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा एफ होना चाहिए, तो पूरा एफ भी नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्टिजेंसी में क्या होता है? मिक्स टी एफ दोनों आया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। तो ये हमारा कॉन्टिजेंसी आ गया, हमको ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। ये बताना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो ये इसका इस तरह से टेबल बनाया जाता है। टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि टेबल तो आता ही है, कुछ आए ना आए टेबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट negation P and Q equivalent to P or Q of and negation P। यहाँ पर क्या करना है? ट्रुथ टेबल यूज करना है। ट्रुथ टेबल जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुके, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाना है और इसको ये जो 3 लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंस, मतलब ये वाला पैटर्न ये वाले पैटर्न के इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का देखो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है अगर सेम आती है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो दोनों चीजें, दोनों पैटर्न एक ही टेबल में बनाए जाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं। इसको बनाने का भी सेम वही तरीका है जो ट्रुथ टेबल का है। टेबल बना लेते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ एक काम क्या करना है, जब भी इक्विवेलेंस आता है तो हम लोग को कॉलम की नंबरिंग देनी पड़ती है। इस तरह से नंबर देने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और पी क्यू है, पी क्यू है मतलब 4 रो ही आने वाली है, यानी 2 टी और 2 एफ ही लिखेंगे हम लोग। तो क्या क्या है इसमें? इसमें पी है, क्यू है, निगेशन पी है। तो पहले लिख लेते हैं पी क्यू निगेशन पी, इतना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट पैटर्न है ये इसमें क्या है? निगेशन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे लेते हैं निगेशन पी एंड क्यू, ये आ गया। नेक्स्ट जो सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न में पहले हमको पी और क्यू लेना पड़ेगा और उसके बाद उसका एंड लेना पड़ेगा निगेशन पी के साथ। तो मैं यहां पर ले लेती हूँ पी और क्यू, ये आ गया। उसके बाद हम लोग लेंगे इसका एंड किसके साथ? निगेशन पी के साथ। तो आ जाएगा ये P और Q एंड निगेशन P। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नंबर दे देंगे टेबल का, कॉलम का 1 2 3 6। तो जो फर्स्ट पैटर्न है वो कहाँ पे है? 4th कॉलम में है, और जो सेकंड पैटर्न है वो कहाँ है? 6th कॉलम में। तो पूरा सॉल्व करने के बाद 4 और 6 की वैल्यू अगर सेम आती है तो इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। टी क्यू है तो 2 बार टी 2 बार एफ लिखेंगे, टी टी एफ एफ। क्यू में टी एफ टी एफ। निगेशन पी है तो पी का उल्टा कर दो, एफ एफ टी टी। अब निगेशन पी का एंड लेना है क्यू के साथ। ये निगेशन पी है और ये क्यू है, इनका एंड में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं मतलब दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए।
तो ये आ जाएगा F, ये आ जाएगा F, ये दोनों T है तो यहाँ पे आएगा T, ये आएगा F। उसके बाद नेक्स्ट P और Q, और में कोई एक भी ट्रू रहेगा तो चलेगा, तो ये देखो तो कोई एक भी ट्रू रहेगा तो चलेगा, तो ये आ गया है T, TF क्या आ जाएगा T, FT भी आएगा T और FF आ जाएगा F। उसके बाद इसका एंड लेना है किसके साथ, निगेशन P के साथ, ये निगेशन P है, यानी थर्ड और फिफ्थ कॉलम को हमको क्या करना है, एंड करना है। तो क्या देखना है कि दोनों एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, तो देखो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये आ गया F। ये दोनों ट्रू नहीं है तो आएगा F, ये दोनों ट्रू है यस तो आएगा T F। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पैटर्न कहाँ था, फोर्थ में ये, और सेकंड पैटर्न कहाँ था, सिक्स में ये। दोनों कॉलम हमको क्या दिखाई दे रहे, सेम दिखाई दे रहे हैं, F F F F T T F F। जब दोनों कॉलम सेम है तो ये रहेगा इक्विवेलेंस, लिखेंगे सिंस कॉलम नंबर, तो शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 आर आइडेंटिकल, therefore negation P and Q double implies P और Q and negation P। इस तरह से करना, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है वो डुएल का आया था, और डुएल जो है वो इस साल डिलीट कर दिया गया है, इसके लिए उसका क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो नहीं पढ़ना तुम लोगों को। तो हम लोग देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना। इससे पहले किसी एक क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा था, ठीक है। तो ये तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आता ही है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट डिराइव द कार, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन में ही रहता है हमेशा, ये जो कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता है ये हमेशा इम्प्लीकेशन के क्वेश्चन पे ही आता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हम लोग P लेंगे, और जो सेकंड है नॉट को छोड़ के हम लोग क्या लेंगे, Q। कभी भी नॉट स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेट P इट स्नोज, और लेंगे Q, यहाँ लिखती हूँ मैं Q, दे डू नॉट का क्या आएगा, डू मतलब नॉट नहीं आएगा, डू डिराइव द कार लिखो, या फिर दे डिराइव द कार, डिराइव द कार, ये लिख दिए। नॉट कभी नहीं लिखा जाएगा, अब जब भी नॉट यूज होगा तो निगेशन Q के साथ यूज होगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे पहले, सिंबॉलिक फॉर्म देखो, इफ इट स्नोज, इफ इट स्नोज का मतलब क्या आएगा P। उसके बाद इम्प्लीकेशन, देन दे डू नॉट डिराइव द कार, तो दे डिराइव द कार का क्या था, Q था, और डू नॉट आ गया तो निगेशन Q। ये इसका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। हमको पहले क्या लिखना है, कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स होता है इसका उल्टा, रिवर्स कर दो। P इंप्लाइज निगेशन Q का, निगेशन Q इंप्लाइज P कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, निगेशन Q इंप्लाइज P, ये हो गया। उसके बाद आएगा इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म था उसका निगेशन कर दो, ये सिंबॉलिक फॉर्म था, इसका निगेशन करेंगे तो ये निगेशन P हो जाएगा, ये ऑलरेडी निगेशन है तो निगेशन निकल, जबकि वो डबल निगेशन में क्या होता है, निगेशन कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा निगेशन P इंप्लाइज Q। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्वर्स होता है, जो कन्वर्स है ना उसका निगेशन करना होता है। तो ये हमारा कन्वर्स है, इसका निगेशन करूंगी तो ये निगेशन Q है तो क्या बन जाएगा Q, फिर इंप्लाइज और फिर निगेशन P। ये लिख दिया हम लोग इसका सिंबॉलिकली। अब क्या करेंगे, इसको वर्ड्स में लिखिए, जैसे ये वर्ड्स में लिखा था ना पूरा स्टेटमेंट वैसा, तो जैसा है उसके हिसाब से फॉलो कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, इफ, क्योंकि इम्प्लीकेशन है, निगेशन Q, निगेशन Q का मतलब दे डू नॉट डिराइव द कार, ठीक है। इफ दे डू नॉट डिराइव द कार, देन उसके बाद क्या है P, देन इट डज नॉट स्नो,
एक मिनट, सिर्फ पी है ये, हाँ, तो इट स्नोज आएगा, इट स्नोज। अगर निगेशन पी होता तो डज नॉट लिख देते, ठीक है। उसके बाद ये इनवर्स में निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, तो पहले क्या लिखेंगे, इफ निगेशन पी, पी क्या था, इट स्नोज, तो निगेशन पी है तो डज नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इफ इट डज नॉट स्नोज, उसके बाद क्या है, क्यू, देन दे डिराइव द कार। नेक्स्ट कॉन्ट्रापॉजिटिव, क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, क्यू क्या है, क्यू है दे डिराइव द कार, इफ दे डिराइव द कार देन निगेशन पी, इट डज नॉट, क्योंकि ये पी है, पी क्या है, इट स्नोज, और ये निगेशन आ गया तो डज नॉट लगाना पड़ेगा, देन इट डज नॉट स्नोज, ठीक है। तो ये यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 4 मार्क्स वाला है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट है वो देखेंगे क्या है, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कॉन्टिजेंसी, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, वो 3 मार्क्स में था, ये 4 मार्क्स में है। ये डिपेंड करता है ये टेबल कितना बड़ा होगा। तो ये जो टेबल हमारा बनेगा, इसमें देखो ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसमें PQR है, PQR है, मतलब यहाँ पर अब 8 रो आने वाली है, 8 रो, ठीक है। तो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कैसे बनेगा इसका टेबल, ये आ गया PQR, ये लिखे क्योंकि 3 पैटर्न है। उसके बाद अब देखेंगे क्या है, निगेशन, किसका निगेशन है, क्यू का निगेशन, तो निगेशन क्यू, ये लिखो। उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, निगेशन क्यू और आर, तो ये बनेगा नेक्स्ट निगेशन क्यू और आर, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, और इसका इम्प्लीकेशन लेना पड़ेगा पी के साथ, तभी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पी के साथ इम्प्लीकेशन लेते हैं इसका, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू और आर, ये हो गया इधर पे, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब राइट साइड पे देखेंगे, तो राइट साइड पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, पहले छोटा ब्रैकेट जो है वो क्यू इम्प्लाइज आर है, क्यू इम्प्लाइज आर ले लेते हैं यहाँ पर, क्यू इम्प्लाइज आर। उसके बाद ये जो क्यू इम्प्लाइज आर है, इसका हमको इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। नेक्स्ट इसका क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ निगेशन दिया, यानी ये आने के बाद हमको उसका निगेशन भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और जब फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर पे ध्यान दोगे तो कैसे है, P इम्प्लाइज निगेशन Q और R, वो कहाँ था, इधर है ये कॉलम, और इसका डबल इम्प्लीकेशन लेना है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, मतलब ये कॉलम का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है तो मैं इतना नहीं लिख रही हूँ, ऐसा डबल इम्प्लीकेशन का साइन बना देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसको, PQR है, मतलब 8 रो आने वाले, तो 8 रो के लिए 4T 4F इस तरह से लिखा जाता है, तो ये जाएगा T T T T F F और ये F। Q के लिए क्या करना है, फिर 2T 2F करना है। R के लिए 1T 1F करेंगे, ये इसका मेथड है लिखने का, ये हो गया। उसके बाद निगेशन Q, Q का उल्टा कर दो तो 2F 2T करेंगे, 2F 2T, हो गया। नेक्स्ट निगेशन Q और R, ये निगेशन Q है, इसका और लेना है R के साथ, ये बाजू में ही है उसके, और में कोई एक भी T रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, कोई एक भी T रहेगा तो चलेगा। देखो ये T है, T
एफ एफ में क्या आएगा, एफ, दोनों टी है तो टी आएगा, टी एफ है तो टी आएगा, एफ टी है तो भी टी आएगा, दोनों एफ है तो एफ आएगा, टी टी में भी टी आने वाला है, टी एफ में भी टी आने वाला है, और में कोई एक ट्रू रहेगा तो हम लोग आंसर ट्रू लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका हम लोग को पी के साथ इम्प्लीकेशन लेना, पी यानी ये फर्स्ट कॉलम जो था, ठीक है। तो पहले ही बता चुकी हूँ इम्प्लीकेशन में सिर्फ टी एफ एफ होता है, अदरवाइज सब टी होते हैं, ठीक है। देखो ये टी है और ये टी है, कॉलम बराबर ध्यान में रखना, ये टी और ये टी तो टी आएगा, ये टी है और ये एफ है तो टी एफ एफ हो जाता है, ये टी और टी आएगा, टी एफ टी भी टी आएगा, एफ एफ भी टी आएगा, एफ टी आएगा, एफ टी भी टी आएगा। नेक्स्ट क्यू इम्प्लाइज आर, ये क्यू और ये आर, ठीक है, इनका इम्प्लीकेशन टी एफ एफ हो जाएगा, एफ टी भी टी आएगा, टी एफ आ गया तो टी एफ जो है वो एफ हो जाता है, एफ टी जो है वो टी हो जाएगा, एफ टी जो है वो टी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अब इम्प्लीकेशन लेना है पी के साथ, ये पी के साथ इम्प्लीकेशन में आएगा, तो देखो ये पी और ये हमारा क्यू इम्प्लाइज आर, टी हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी और टी आने वाला है, एफ टी एफ एफ भी टी हो जाएगा, टी और ये टी। नेक्स्ट इसका हमको क्या कर देना है, यहाँ पर निगेशन कर देना, निगेशन में क्या होगा, टी की जगह एफ, एफ की जगह टी, एफ टी एफ एफ। अब जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में ये कॉलम और ये कॉलम, उसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम का मतलब दोनों टी हो या दोनों एफ हो तो हम लोग टी लिखेंगे, अदरवाइज एफ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये टी है और ये एफ है, तो एफ क्या लिखा जाएगा, एफ 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 ये इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया है। तो इसमें पहचानना था टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ए कॉन्टिजेंसी। तो हमको जो लास्ट कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज एफ दिखाई दे रही है, तो जब सारी वैल्यूज एफ आती है तो टेबल को बोला जाता है ये कॉन्ट्राडिक्शन का टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore the given statement pattern is contradiction। ये 4 मार्क्स का आता है, काफी इजी है। सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट P और Q and R इक्विवेलेंट टू P और Q and P और R। इक्विवेलेंस दिखाना है ट्रुथ टेबल यूज करके। तो इससे पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे कि इक्विवेलेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इक्विवेलेंस सॉल्व करने के लिए हम लोग को टेबल ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर देखोगे PQR है, PQR है मतलब यहाँ पे जो टेबल बनने वाला है इसमें टोटल 8 रोज आने वाले हैं, यानी 4 बार T 4 बार F से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इक्विवेलेंस जब भी आता है तो हमको टेबल में हर कॉलम का नंबर देना पड़ता है। इक्विवेलेंस का टेबल ऐसे ही बनता है, बाकी करना सब कुछ वैसे ही है। तो हम यहाँ पे पहले टेबल बना लेते हैं। P Q R। नेक्स्ट अगर फर्स्ट वाला पैटर्न देखेंगे तो इसको बनाने के लिए पहले हमको Q N R लगेगा, तो ले लेते Q N R। उसके बाद इसका हमको और लेना पड़ेगा P के साथ, तो ये P और Q N R
ये फर्स्ट पैटर्न हो गया। उसके बाद सेकंड पैटर्न में जाएंगे। तो सेकंड पैटर्न में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड पैटर्न में हमको लग रहा है पी और क्यू, तो यहां लेते हैं पी और क्यू। उसके बाद पी और आर भी है, तो वो ले लेते हैं पी और आर। उसके बाद इन दोनों का ही क्या है? एंड। तो यहां पे मैं लिखूंगी P और Q एंड P और R। नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 8। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो 5th कॉलम में आ रहा है और जो सेकंड पैटर्न है वो 8th कॉलम में आ रहा है। हम टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे 5th और 8th की वैल्यू सेम है या नहीं। सेम होगी तो इक्विवेलेंट बोल देंगे उसको, ठीक है। तो स्टार्ट कर दे टेबल बनाने का। वही अपना मेथड जो था वही है, टी 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 एफ 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 और एफ। क्यू में 2 बार टी 2 बार एफ करना है। आर में 1 बार टी 1 बार एफ। ये हो गया। उसके बाद अब क्या लेना है? क्यू एंड आर। क्यू एंड आर, एंड बोला है, एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी टी लिखेंगे। दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी टी लिखेंगे। ये फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो 4th कॉलम था उसका और लेना है पी के साथ। ये पी के साथ क्या लेना है? उसका और में क्या होता है? अगर एक वैल्यू भी टी है तो हम लोग टी लिखेंगे। तो देखो एक वैल्यू भी अगर टी है तो टी लिखेंगे। अब यहाँ टी है, यहाँ ये दोनों फॉल्स हो गए तो हमको फॉल्स लिखना पड़ेगा। ये दोनों फॉल्स है और ये दोनों फॉल्स है। ये हो गया 6th कॉलम में पी और क्यू करना है। पी और क्यू, पी और क्यू। और में कोई एक भी टी रहेगा तो हम लोग टी लिखेंगे। देखो तो ये चारों टी हो जाएगा पहले। उसके बाद ये दोनों टी है, ये फॉल्स है। P और R लेंगे। अब P का और लेना है R के साथ, तो ये T है, T है, T है, T। 4 बार T लिख देती हूँ पहले, क्योंकि P में 4 T आया था। ये हो गया। उसके बाद ये R के साथ लेना, ये T हो जाएगा, फिर F, T F T F। उसके बाद 6 और 7 इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? एंड निकालना है। एंड में दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तो देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? ये ट्रू दिखाई दे रहा है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब चेक करेंगे 5th और 8th सेम है क्या। ये 5th वाला है, 5 टीज थे यहाँ पे, यहाँ भी 5 टी है, फिर 3 है, तो यानी 5 और 8 क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये जो गिवन पैटर्न है वो क्या है? इक्विवेलेंस। हम लोग लिखेंगे, इससे पहले मैं लिखना बता चुकी हूँ। लिखेंगे सिंस कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द गिवन पैटर्न इज इक्विवेलेंस। सिंस कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल, therefore P or Q and R equivalent to P or Q and P or R। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3rd क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल शो दैट P or Q and negation P or negation Q is equivalent to P and negation Q or negation P and Q। इसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, उसमें भी इक्विवेलेंट ही करना था और इसमें भी इक्विवेलेंट ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल नहीं बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। अब इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे
तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, मतलब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं इसका। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, P को पूरे ब्रैकेट के साथ लेंगे, Q को पूरे ब्रैकेट के साथ लेंगे। देखो कैसा करेंगे इसको, मैं यहाँ पे लेती हूँ P, इधर जाएगा एंड निगेशन P और निगेशन Q, ये लिए E के साथ, फिर क्या आएगा और ब्रैकेट ओपन कर रहे सिंपली Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, ये कर दिए। अब इसको ओपन करेंगे इसमें और इसको ओपन करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q, और ओपन करेंगे Q एंड निगेशन P और Q एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन P, P एंड निगेशन P का क्या आएगा, F आएगा। किस तरह से F आएगा, देखो कैसे, ये P है और ये निगेशन P, इसका उल्टा, यानी अगर ये T है तो ये F होगा, अगर ये F है तो ये T होगा, है ना। तो T F से हमको क्या आंसर मिलने वाला है, एंड में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। P और निगेशन P कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, F आएगा। F और P एंड निगेशन Q, और ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। Q एंड निगेशन P, ये भी ऐसी Q एंड निगेशन Q है, Q एंड निगेशन Q, इसका आंसर F आएगा, क्योंकि Q और उसका निगेशन कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर Q ट्रू है तो निगेशन Q फॉल्स होगा, सेम वही बात। तो इसके लिए इसका आंसर भी क्या आएगा, F आएगा। ये हो गया F। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ऐसा, P और F, इसका आंसर होता है P। कैसे, देखो P और F, और का क्या है कि और में दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये ऑलरेडी फॉल्स है, ये फॉल्स है, यानी इसकी वैल्यू अगर हमारी ट्रू आती है तो भी, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास अगर ट्रू, सॉरी ये और है ना, और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये F है तो जो P है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये जो P है वो ट्रू होगा तो आंसर हम लोग T लिखेंगे, अगर ये P जो अगर फॉल्स होगा तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। यानी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू P पे डिपेंड है, P की जो भी वैल्यू है उस पे डिपेंड है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, P। तो यहाँ पर देखो ये चीज है, ये F है ऑलरेडी, उसके बाद बीच में और है, और ये ब्रैकेट क्या हो गया, हमारा P हो गया, यानी ये ऑलरेडी F है। तो इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि ट्रूथ वैल्यू T आएगी या फिर F आएगी। अगर ये ब्रैकेट T होता है तो हम लोग T लिखेंगे, अगर ये ब्रैकेट F होता है तो हम लोग आंसर F लिखेंगे। तो यानी इसकी वैल्यू डिपेंड हो गई है ये ब्रैकेट पे, इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगा P एंड निगेशन Q, यहाँ पे भी सेम वही केस है, और यानी ये लिखा जाएगा Q एंड निगेशन P, ये और ये, यानी जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है। थोड़ा आगे पीछे दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसको सेम चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q, और ये आगे पीछे हो सकता है, कम्यूटेशन हो जाएगा तो निगेशन P एंड Q, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है हमको उसका निगेशन लिखना है। तो स्टेटमेंट पैटर्न है P डबल इम्प्लाइज Q और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। इसका हमको निगेशन करना है, तो निगेशन अप्लाई कर देंगे और फिर निगेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं निगेशन अप्लाई कर देती हूँ इसके ऊपर, इसको लेते हैं निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, या निगेशन अप्लाई किए, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसको निगेशन अप्लाई करेंगे। डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। डबल इम्प्लीकेशन का यही मीनिंग होता है कि P टू Q एंड Q टू P, और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। ये हो गया।
उसके बाद जो P इम्प्लाइज Q है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला कई बार यूज हुआ है वो लिख लेंगे। वो क्या होता है, P इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन P और Q। ये इससे पहले ही बता चुकी हूं मैं ये कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है फॉर्मूला, इसको लर्न करना है कि फर्स्ट वाले पे निगेशन लगाना है, एरो को और बनाना है, और जो सेकंड वाला है वो एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ पे भी करेंगे निगेशन Q और P, और फर्स्ट वाले पे निगेशन लगाना है। ऑलरेडी निगेशन है तो निगेशन निकल, डबल निगेशन में निगेशन निकल जाएगा, ये हो जाएगा और सेकंड वाला ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे निगेशन से, सबको निगेशन देंगे। निगेशन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो एंड का और हो जाएगा और का एंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निगेशन P और Q और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। निगेशन को अंदर लेकर जाएंगे, डायरेक्ट बता रहे, डबल निगेशन है तो निकल जाएगा और का एंड हो जाएगा। ठीक है, P एंड निगेशन Q, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि निगेशन ये ब्रैकेट में गया, ये ऑलरेडी चेंज हो क्या है, और ये अंदर जाएगा। डबल निगेशन है तो निकल जाएगा एंड निगेशन P एंड यहाँ निगेशन जाएगा Q एंड डबल निगेशन से ये बन जाएगा R। तो ये इसका निगेशन आ गया है। यहाँ पर लिखा था कि जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देना है, तो जस्टिफिकेशन में सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ये इसका निगेशन है, इसका निगेशन, इसका निगेशन। मतलब क्या लिख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, ये जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट थी इसके ऊपर निगेशन लगाया, तो हम लिख देंगे निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या किए हैं, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सिंस P इम्प्लाइज Q को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं निगेशन P और Q, ये किए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग किए हैं निगेशन ओपन किए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट किए ना, निगेशन को ओपन किए हैं, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर P एंड Q और निगेशन R। ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर से जैसे बनाते हैं अभी भी वैसे ही बनाएंगे। P Q R है, यानी 8 रो वाला ट्रुथ टेबल बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ उसको बनाना। P Q R, किसका निगेशन है, R का, तो ले लेंगे निगेशन R, निगेशन R। उसके बाद क्या लग रहा है, P एंड Q, P एंड Q, और P एंड Q जब मिल जाएगा तो उसका और ले लेंगे निगेशन R के साथ, P एंड Q और निगेशन R। तो ये आगे इसके कॉलम्स, 2 बार T 2 बार F लिखेंगे, T T T T F F F F T T। यहाँ पे डायरेक्टली P Q लिखा है और निगेशन R लिखा है, तो निगेशन R लिखा है, R नहीं है, तो ये मत सोचना कि जब निगेशन R है और R नहीं है तो हम लोग R नहीं लिखेंगे। जब R आएगा उसके बाद ही निगेशन R लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो R भी लिखना, उसके बाद निगेशन R लिखना। अब निगेशन R लिखेंगे, F T F T, ये F, ये T, ये F और ये T। अब नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है P एंड Q। P एंड Q पहले भी बोल चुके हैं, बार बार वही होता है, ट्रुथ टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये आता ही आता है। तो एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ये दोनों ट्रू है, T T। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ये फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद P एंड Q का और लेना है निगेशन R के साथ, यानी ये और लेना है, और में कोई एक भी ट्रू होता है तो आंसर हम लोग ट्रू लिखते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रू ट्रू आने वाला है,
ये दोनों एफ है तो ये एफ हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये एफ, ये ट्रू, एफ और ये ट्रू। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बैंक का जो फर्स्ट लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक, उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व किए थे। वहां मैंने गलती से बोल दी थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का हो, एक्चुअली वो 2 मार्क्स का होता है। बाय मिस्टेक में 1 मार्क्स का बोल दी थी। तो याद रखना, मैथ्स की एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे। तो लेसन की प्रैक्टिस करो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। My name is Shazia and thank you so much for watching.